नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ऋषिकेश और नैनीताल दौरा। काया आयुर्वेदिक कॉलेज का करेंगे शुभारंभ। टनकपुर में पदयात्रा और सहकारिता मेले का उद्घाटन। अल्मोड़ा के सियालदे में मूलभूत सुविधाओं को लेकर 5 दिन से आमरण अनशन जारी। जनप्रतिनिधि और ग्रामीण 8 सूत्रीय मांगों पर अड़े। प्रशासन की ठोस पहल न होने पर आंदोलनकारियों ने संघर्ष तेज करने की दी चेतावनी। तेंदुए ने कालाडूंगी में युवक पर हमला कर किया घायल। लोहाघाट में गुलदान ने एक व्यक्ति को उतारा मौत के घाट। ग्रामीणों ने की वन विभाग से पिंजरा लगाने और मुआवजे की मांग। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का झुकाला क्षेत्र 15 नवंबर से खुलेगा सैलानियों के लिए। 7 साल बाद हाथी सफारी। वॉच टावर की वापसी से पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मिलेगी नई ऊर्जा। उत्तराखंड में बदलने लगा मौसम का मिजाज। दिन में हल्की धूप से राहत, शाम होते ही ठंडी हवाओं का असर। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फीली बयार और जमने लगी बर्फ की हल्की परतें। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज ऋषिकेश और नैनीताल का दौरा है। सीएम ऋषिकेश स्थित इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां से नैनीताल के लिए रवाना होंगे और काया आयुर्वेदिक कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। दोपहर बाद टनकपुर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पदयात्रा होगी। शाम को सीएम टनकपुर से सहकारिता मेले का शुभारंभ करेंगे। रात्रि प्रवास सीएम खटीमा स्थित सीएम आवास पर ही करेंगे। प्रधानाचार्य ऋषिकेश इंटरनेशनल स्कूल BR विल्सन जी, पूजा डंग जी, महिमा डंग जी, शशि आहूजा जी, जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल श्री नीतिका खंडेलवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल, महापौर नगर निगम ऋषिकेश श्री शंभू पासवान जी, हमारे नेता वरिष्ठ श्री जितेंद्र अग्रवाल जी, एडवोकेट साहब अशोक शर्मा जी, विनय उनियाल जी, नारायण खन्ना जी, श्रवण जैन जी, श्रीकांत शर्मा जी एवं कमल शर्मा जी और सभी आए हुए हमारे सभी हमारे अभिभावकगण, सभी अतिथिगण, विद्यालय के प्रधानाचार्य जी समेत सभी हमारे टीचर्स, सभी शिक्षकगण और जिनके निमित्त आज का ये शानदार कार्यक्रम एनुअल डे का यहाँ पर आज इस प्रातःकाल की बेला पर संपन्न होने जा रहा है, प्रारंभ हो रहा है। ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले आप सभी को आज इस 12वें एनुअल डे की आप सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आज इस विशिष्ट अवसर पर आप सभी के बीच आकर निश्चित रूप से मैं गणेश वंदना
और वहीं दिल्ली में हाल में हुए कार विस्फोट की घटना के बाद देहरादून पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बुधवार को एसएसपी देहरादून के निर्देश पर शहर और देहात दोनों क्षेत्रों में पुलिस ने पीएसी के साथ फ्लैग मार्च निकाला। यह फ्लैग मार्च प्रेमनगर, ऋषिकेश, पटेल नगर, कोतवाली और राजपुर क्षेत्रों में वरिष्ठ अधिकारियों की अगुवाई में किया गया। इस दौरान आम जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के साथ सतर्कता बरतने की अपील की गई। पुलिस ने लोगों से कहा किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। दून पुलिस ने सभी सीमावर्ती चेक पोस्टों पर सघन जांच अभियान तेज कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष और विधायक कोटद्वार ऋतु खंडूरी भूषण ने वार्ड नंबर 12 स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04 में विद्यार्थियों के लिए भोजन व्यवस्था हेतु बनाए गए टीन शेड का लोकार्पण किया। क्षेत्रवासियों के सहयोग से बनाए गए इस शेड के लोकार्पण पर विद्यालय परिवार, स्थानीय नागरिकों ने विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत किया। अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई यहाँ देखकर कि हमारे जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं वो कितने टैलेंटेड हैं और कितना सुंदर उन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम किया। कल ही मैंने बोला और आज उनका बहुत ही सुंदर कार्यक्रम की प्रस्तुति यहाँ पे थी। चाहे बच्चों ने गीत गाया हो, नृत्य किया हो, बहुत ही सुंदर था। मैं डंडियाल जो मैडम जो उनके प्रिंसिपल हैं उनको बहुत बधाई देती हूँ। साथ ही साथ सारी टीचर्स को भी बधाई देती हूँ। छोटे बच्चों के साथ काम करना बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि यहीं से बेस बनता है बच्चे का, यहीं से वो सीखना शुरू होता है, यहीं से कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। और जिस तरह का मैंने माहौल यहाँ पर देखा, मुझे देखकर अति प्रसन्नता हुई कि सरकार के माध्यम से जो शिक्षा बच्चों को दी जा रही है वो शिक्षा बच्चों तक पहुँच रही है। और वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉक्टर डी.के. असवाल ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का दौरा किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर उत्तराखंड की भौगोलिक, पर्यावरणीय और आपदा संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए समग्र आपदा प्रबंधन नीति तैयार करने के निर्देश दिए। डॉक्टर असवाल ने USDMA द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में आपदा प्रबंधन और विकास के बीच संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा नीति में वैज्ञानिक आंकड़ों, जोखिम मानचित्रण और तकनीकी नवाचारों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया जाए। काशीपुर में दिल्ली में 2 दिन पहले कार में हुए बम ब्लास्ट में घायल उधम सिंह नगर के गदरपुर निवासी हर्षुल सेतिया देर रात दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद परिवार के साथ गदरपुर पहुंचे। हर्षुल की मां अंजू सेतिया ने बताया कि वे चांदनी चौक से शॉपिंग कर नोएडा लौट रहे थे और रेड लाइट पर गाड़ी रुकी थी, तभी तेज धमाका हुआ। गाड़ियों के शीशे टूट गए। हर्षुल के सिर में शीशे लगने से वो घायल हो गया। हर्षुल के पिता संजीव ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मदद करने वालों का शुक्रिया अदा किया। बेटे की स्थिति अब ठीक है और अभी जो है वो रिकवरी मोड पे है। बेटा सर में चोट लगी है। मुझे लास्ट जिस दिन हुआ उस दिन मैं शाम को 7 बजे मतलब गुरुद्वारे साहिब में था गदरपुर में। जैसे मैं बाहर आया हूँ 7:15 के आसपास छोटे बेटे का फोन आया दिल्ली में। कैसे से हम लोग चांदनी चौक से लौट रहे थे नोएडा के लिए और जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है हम उसी जगह पर थे और बड़े वाले बेटे के सर में चोट आई है। और ये जानकारी मिली उसके बाद हम लोग काफी परेशान हो गए थे क्योंकि हमें स्थिति का अंदाजा नहीं था उस समय। धीरे धीरे हमने वहाँ जो हमारे रिलेटिव है या जानने वाले हैं उन सबको खबर पहुंचाई, इन्फॉर्म किया और अस्पताल में फिर काफी जहाँ के स्टाफ है अस्पताल का उसने भी काफी मदद की हमारी और अच्छा इलाज हुआ। में बहुत बुरी स्थिति थी लोगों के, मतलब कि फेस पे मतलब पूरा फेस उड़ गया था, हाथ पैर जले हुए थे और किसी का सिर पे चोट लगी है, कोई मतलब कैसे है बता नहीं। आप दिल्ली क्या करने गए थे उस समय और किस जगह पे आप देखिए?
हम चांदनी चौक से नोएडा वापस जा रहे थे, बेटे की मैरिज थी और फरवरी में मैरिज है, तो शॉपिंग करके नोएडा वापस। उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक सदस्य और पूर्व विधायक काशी सिंह एरी अपने चंपावत दौरे के दौरान लोहाघाट पहुंचे। यूकेडी कार्यालय में पार्टी संरक्षक प्रहलाद सिंह मेहता के नेतृत्व में उनका स्वागत हुआ। एरी ने कहा, राज्य बनने के 25 सालों में उत्तराखंड की जनता के सपने साकार नहीं हुए। पर्वतीय क्षेत्र आज भी विकास की राह देख रहा है। उन्होंने कहा, 2027 में सरकार बदलना अनिवार्य है और यूकेडी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। एरी ने युवाओं और मातृशक्ति से यूकेडी से जुड़ने की अपील की। जनता के अंदर खुद ये भावना आ गई है कि भाजपा और कांग्रेस ने 25 साल तक इस प्रदेश को लूटा है और यहाँ का विकास नहीं किया है, यहाँ के लोगों की नहीं सुनी है, इसलिए यूकेडी को आना चाहिए, ये जनता खुद कह रही है। अब हमारे साथियों का, उत्तराखंड क्रांति दल के साथियों का ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि वो जनता के बीच में जाएं, उनसे मिलें और उनकी बातें सुन के इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, जनता को इसके साथ जोड़ें। तो यही एक तरीका है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रामनगर मांस प्रकरण में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन मोहन जोशी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के मामले में दायर याचिका पर अगली सुनवाई 17 नवंबर को तय की। न्यायमूर्ति आशीष नेथानी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने, उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह निर्दोष है और इसे राजनीतिक भावना से फंसाया जा रहा है। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू रामनगर स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति पहुंचे। मंडी समिति के अधिकारियों के साथ निरीक्षण के दौरान गंदगी मिलने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए तत्काल सफाई व्यवस्था, झाड़ियां काटने के निर्देश दिए। डॉक्टर डब्बू ने बताया कि वे प्रदेश की सभी मंडियों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा, रामनगर मंडी को आदर्श मंडी के रूप में स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर डब्बू ने चेतावनी दी कि निर्देशों का पालन न करने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। का निरीक्षण पहले भी करता रहा हूँ। पिछले वर्षों तक मैंने कुछ चीजों में आगे बढ़ाया, कहीं इंक्रोचमेंट हटाया। हल्द्वानी में बहुत बड़ा एक इंक्रोचमेंट था, उसको हटाया। वहां हम एक जैविक मंडी बना रहे हैं, यहाँ हम किसान बाजार की दुकानें बना रहे हैं। और जो चबूतरे पर लोग काबिज थे, हमने कहा, उनसे निवेदन किया कि भाई आप ये कब्जा की राजनीति छोड़िए और प्रॉपर तरीके से विधि विधान के साथ हमने उनकी दुकानें भी बनाई है, जिनका आवंटन भी अब जल्दी होने वाला है। आज क्योंकि मेरा यहाँ आना तय नहीं था, कोई आधा घंटा, लेकिन मैंने एक एक मंडी का एक एक चप्पा ढूंढ लिया। मैंने जो योजना बनाई है कि इस साल लगभग हम कोशिश करें कि लोगों को मालिकाना हक मिले। और वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे में मूलभूत सुविधाओं को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों का आमरण अनशन 9 नवंबर से जारी है। क्षेत्र की 8 सूत्रीय मांगों को लेकर लोग लगातार धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी ठोस पहल नहीं की गई। ललित विष्ट आमरण अनशन पर, जबकि राकेश विष्ट, पंकज रजवार और संजय नेगी क्रमिक अनशन पर हैं। राज्य आंदोलनकारी राजेंद्र नेगी और धनगढ़ी पुल संघर्ष समिति अध्यक्ष सुनील टमटा सहित कई कार्यकर्ता धरना स्थल पर पहुंचे। आंदोलनकारियों ने कहा, जब तक मांगों पर कार्रवाई नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। नौ नवंबर स्थापना दिवस से सियालदे ब्लॉक के तमाम आंदोलनकारी साथी आमरण अनशन और कर्मिक अनशन पर बैठे हुए हैं। 8 सूत्रीय मांग को लेके, शिक्षा, स्वास्थ्य और गौशाला की मांग को लेके, और तमाम जो मांगे हैं वो जन समस्याओं से लेकर है। और लगातार लोग इस मांग को कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सुनने को राजी नहीं है। अगर भारत जनता का है, भारत के पीएम जनता के हैं, उत्तराखंड राज्य अगर उत्तराखंड जनता का है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अगर उत्तराखंड जनता के हैं, तो आखिर जनता की क्यों नहीं सुन रहे हैं। हम लगातार 2014 से
गौसदन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गौसदन नहीं बन पाया। और हमारी स्पष्ट मांग है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर हम लोग गंभीर हैं। डोईवाला शुगर मिल के नए पेराई सत्र 2025-26 का आगाज हो चुका। मिल के अधिशासी निदेशक दिनेश प्रताप सिंह ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर बॉयलर में अग्नि प्रज्वलित की। उन्होंने बताया, पेराई सत्र के लिए मिल प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी मशीनों का ट्रायल हो चुका है। इस बार लगभग 30 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य रखा गया है। इस बार 57 गन्ना क्रय केंद्रों से गन्ने की आपूर्ति होगी और पहले की तुलना में बेहतर चीनी का उत्पादन होगा। संभवतः 21 नवंबर से पेराई सत्र का शुभारंभ हो सकता है। वर्ष 2025-26 का पेराई सत्र की हमारी सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी, लगभग संपूर्ण ट्रायल हो चुके हैं। अब आज बॉयलर पूजा थी और इसके बाद हम मास्टर ट्रायल करेंगे और बहुत ही जल्द पेराई सत्र का शुभारंभ किया जाएगा। इस वर्ष विगत वर्षों की अपेक्षा हमारी तैयारियां अच्छी हैं और हम 30 लाख के लगभग गन्ना क्रश करेंगे और ऐसी उम्मीद है कि 10 से ज़्यादा रिकवरी आएगी। और विगत वर्षों में जिस प्रकार की समस्याएं आई थी उनसे हम सीख लेकर उसमें हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए हुए हैं और इस बार किसानों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जिससे उनको अच्छा एहसास होगा। वहीं रुड़की के मंडरावली में ग्रामीणों ने विपक्षी पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए नकार दिया। ग्रामीणों ने कहा, उनके मकानों के सभी कागजात बिल्कुल सही हैं और कोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश पर HRDA ने उन्हें राहत दी। ग्रामीणों ने दावा किया कि विपक्षी पार्टी खुद तालाब की भूमि पर काबिज है। उन्होंने कहा, विपक्षी लोगों द्वारा रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर भी उल्टे सीधे आरोप लगाए गए हैं जो अनुचित हैं। मेरा 4/11/2025 में स्टे हुआ कि सील नहीं किया जाएगा और उसमें कमिश्नर को डायरेक्शन दिया गया। कमिश्नर ने को डायरेक्शन दिया कि 10 दिन के अंदर मुकुल कुमार फाइल सबमिट करेगा और कमिश्नर साहब उस पर कार्रवाई करें। मेरे डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट थे। मैं हाईकोर्ट से 15 जून 2025 को जीत रखा हूं। मेरे को सभी प्रशासन ने अच्छे से सपोर्ट किया है और उसमें कमिश्नर साहब ने ऑर्डर किया है कि 10 दिन के अंदर HRDA कंपाउंड फाइल कर सूचित करे और मेरे को सेटिस्फाइड कॉपी आज मिल गई जो मैंने HRDA में VC के दफ्तर में हरिद्वार रिसीव करा दी। कोटाबाग ब्लॉक मुख्यालय से मात्र 150 मीटर दूर स्थित खेत में सिंचाई का पानी लगाने गए युवक पर दिन दहाड़े तेंदुए ने हमला किया। वहीं आंवला कोट ग्राम सभा के खेड़ा निवासी पंकज नगर कोटी दोपहर 12 बजे खेत में सिंचाई कर रहे थे, तभी तेंदुए ने हमला किया। घायल युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने पंकज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटाबाग में भर्ती करवाया। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को ढूंढने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष मुकेश वर्मा ने तेंदुए को पकड़ने और पीड़ित को मुआवजा देने की मांग की। चंपावत जिले के लोहाघाट के मनगोली ग्राम सभा के धूरा तोक में गुलदार ने 45 वर्षीय भुवन राम पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। गुलदार ने भुवन राम के शरीर का अधिकांश हिस्सा खा लिया। कल से लापता भुवन राम का शव बुधवार शाम 5:30 बजे बरामद किया गया। वन विभाग, पुलिस और ग्रामीणों ने सर्च अभियान चलाया। लोहाघाट रेंजर ND पांडे और थानाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने लोगों से बच्चों को अकेले स्कूल न भेजने, समूह में चलने की अपील की। ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने, नरभक्षी घोषित करने की मांग की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लक्ष्मण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, एक बार फिर से गुलदार का आतंक दिखा है, जहां 45 वर्षीय एक युवक को गुलदार ने हमला करके मौत के घाट उतार दिया। अभी का क्या कुछ अपडेट है गुलदार को लेकर के? करते रहेंगे और जो है जितने भी क्षेत्रवासी हैं उनसे मेरा अनुरोध
यही है कि वन विभाग का इसमें सहयोग करें और जो है हम जल्दी उसको जो है हम लोग संभवतः जो भी गुलदार द्वारा या घटना की गई है जंगली जानवर द्वारा हम उसको जो है निर्णय में तय कर पाएंगे। साथ ही हमने जो है 1,80,000 की अनुग्रह धनराशि अग्रिम जो हम लोग देते हैं उनको कुल 6 लाख रुपए जो है मृत्यु की केसेस में मिलते हैं, उसके हमने 30% अग्रिम धनराशि हमने जो है आपके पीड़ित परिवार को आज हम लोग हस्तांतरित उनको कर देंगे और जो भी इनका बैलेंस मुआवजा है उसको हम जल्दी अगले 1 हफ्ते के अंदर हम पीड़ित परिवार को दे देंगे। देखिए जनता से मेरी यही अपील रहेगी कि आप लोग जो है पहले तो सतर्क रहें और जो है जो आपके वहाँ पे क्षेत्र में छोटे बच्चे हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप लोग जो है रात में या किसी टाइम अकेले ना जाएं। अगर निकलना भी बहुत जरूरत पड़ती है तो समूह में चलें और जो है आसपास घर के जहाँ झाड़ियाँ हैं उस क्षेत्र से बचें। कहीं झाड़ियाँ वगैरह हैं तो उसको आप काट दें, क्योंकि अमूमन जो है आपका गुलदार जो है इसी प्रकार की जो है क्षेत्र में वो छुपने का प्रयास करता है झाड़ियों के पीछे। तो इस प्रकार जो है आप लोग जो है वन विभाग का आप भी सहयोग करें और वन विभाग पूरी तरह से सतर्क है इसके लिए और हम लोग जो है इस मुश्किल घड़ी का जो है साथ में मिलकर सामना करेंगे। जी लक्ष्मण, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।